गुड इवनिंग बच्चों। बालाजी मैथ एंड साइंस हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई यहाँ से नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके। तो क्लास 9th के मैथ में आप सब लोग कल संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत संख्याओं के प्रकार के बारे में कुछ संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि कुछ छूट गया था। तो उसी के आगे का फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कल आप सभी लोगों ने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद और अब आप पढ़ेंगे आज पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्णांक पढ़ने के बाद में और जो बची हुई संख्याएं हैं उनका संक्षिप्त विवरण और पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा हेडिंग वाइज, वैसे वैसे डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक आज की क्लास में सबसे पहले पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, जैसे प्राकृत संख्या आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये प्राकृत संख्या है, और उसके बाद 0 को मिला दिया गया तो पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में जो प्राकृत संख्या है उनका भी ऋणात्मक रूप भी शामिल कर दिया जाए। फिलहाल पूर्णांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये जेड पूर्णांक का मतलब वैसे तो सीधे ये हो गया कि कोई अंक पूर्ण धन अंक, पूर्णांक शब्द पूर्ण धन अंक से मिला है, जो अंक पूर्ण होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, न कम होता है और न ही ज़्यादा होता है, न कम हो न अधिक हो, पूर्ण अंक हो, वो पूर्णांक कहलाएगा। जैसे आपका लिखा है 2, तो 2 पूर्ण है, ये 2 है, 2 ना तो 3 है, 2 से कम है ना ज़्यादा है, ये पूरा पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। ऐसे 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 6 भी 6 भी पूर्णांक है। लेकिन अगर इस प्रकार की संख्या लिखी है 2.5, तो इसका मतलब 2.5 ये हुआ, ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 2.5 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। तो जो संख्याएं, जो अंक पूर्ण अंक में होते हैं, जो संख्याएं पूर्ण होती हैं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक पॉइंट वाली संख्या नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं 3.4 लिखा है, तो ये पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि 3 पूरा नहीं है, ये 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है। ऐसे 3.7 लिखा जाए तो 3 पूरा नहीं है, पूर्णांक नहीं है, 3 से अधिक है, 0.7 अधिक है और 4 से 0.3 कम है। मतलब जो संख्याएं दशमलव में होती हैं वो पूर्णांक नहीं होती हैं, लेकिन कुछ दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक होंगी। जैसे 4.0 लिखा है, तो ये 4.0 का मतलब 4 होता है, दशमलव के दाहिनी तरफ जो 0 होते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। 5.0 है, ये भी पूर्णांक है। 6.0 है, इस तरह की अगर दशमलव वाली संख्या है तो पूर्णांक होगा। कुछ भिन्न या परिमेय से कुछ भिन्न होते हैं, वो पूर्णांक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उनको सरल करने के बाद में जो मान प्राप्त होता है, अगर वो पूर्ण अंक प्राप्त होता है तो पूर्णांक होगा, अन्यथा पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक दोनों प्रकार की संख्या होती है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो ये संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे इन संख्याओं के समूह को, जैसे इधर और है कोई संख्या -4, -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे 5 ये मतलब 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे इधर -4 के बाद -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12 ऐसे बढ़ते चले जाएंगी। तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में धन पूर्णांक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। जिनके आगे माइनस चिन्ह लगा होता है वो ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। -1, -2, -3, -4
-5 -6 ये सब आपके ऋण पूर्णांक हैं, निगेटिव हैं। और 1 2 3 4 5 ये यहाँ से ये इधर ये धन पूर्णांक कहलाते हैं। और इस साइड -1 से इधर यहाँ पे ये ऋण पूर्णांक कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और जीरो की बात किया जाए तो जीरो ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये बात थी पूर्णांक की। पूर्णांक भी आप लोग जान गए, मतलब पूर्णांक में ये ध्यान रखना है, अगर कोई अंक कोई संख्या पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण कंप्लीट है, तो वो पूर्णांक कहलाएगा। बाकी आप देख के जान जाएंगे कि कौन सा पूर्णांक है कौन सा नहीं पूर्णांक है। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को Z+ से भी डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इस प्रकार से ये आपके धन पूर्णांक हैं। ऋण पूर्णांक को Z- से भी डिनोट किया जाता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे ये सारी संख्याएं पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक आपने देखा दो प्रकार की होती हैं, एक धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। खास बात आपको ये ध्यान रखना है, नोट रखना है कि जो शून्य है, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। शून्य ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक। और अगर शून्य को हम देखें तो शून्य एक सम संख्या होती है, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है। अब आगे की जो टॉपिक है, एक और संख्याओं का वर्गीकरण किया गया है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में भी संख्याओं को वर्गीकृत किया गया है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये भी विभाज्यता के नियम पर आधारित है। कल आपने संख्याओं के दो से विभाज्यता के नियम पर, विभाज्यता के आधार पर संख्याओं को सम और विषम में वर्गीकृत किया था। कल आपने देखा था कि जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाज्य होती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं, मतलब भाग देने पर शेषफल कुछ बच जाता है, वो विषम संख्या की श्रेणी में रखी गई थी। अब आज हमें भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ना है। भाज्य संख्या दोनों साथ में लेकर चलते हैं ताकि समझ में आए। भाज्य संख्या अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। तो देखिए, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। अभाज्य संख्या ये प्राइम नंबर होता है। परिभाषा बाद में लिखिएगा, पहले आप समझिए कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। कल सम और विषम दो से विभाज्यता के आधार पर पढ़ा आपने। आज हम किसी एक विशेष संख्या से विभाज्यता के आधार पर नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग के आधार पर देखा जाएगा कि कोई अगर संख्या है तो वो किन किन संख्याओं से विभाज्य है, पूर्णतः किन किन संख्याओं से विभाज्य हो सकती है। तो और कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो सकती है, इसके आधार पर भाज्य और अभाज्य को समझना है, और इसी के आधार पर परिभाषा भी होता है। तो देखिए, कुछ संख्याएं ऐसी हैं, एक तो बात पहले ये नोट कीजिए कि जितनी भी संख्या है, जितने नंबर हैं आपके, बहुत सारी संख्याएं हैं, सभी संख्याएं एक से और स्वयं से विभाज्य हैं। मतलब ये बात अपने दिमाग में पहले फीड कर लीजिए कि जितनी भी संख्याएं हैं वो एक मतलब वन और सेल्फ मतलब स्वयं से पूर्णतः विभाज्य। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक और स्वयं से पूर्णतः विभाज्य न हो। जैसे ये मान लिया मैंने 15 ले लिया, 15 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से भाग करते हैं तो शेषफल शून्य आएगा। हम भाग करके दिखा देते हैं। जैसे 1 से डिवाइड करना है 15 को, तो 1 1 कम 1, यहाँ से कट जाएगा और यहाँ 5
फिर 1 पंचे 5 हो गया, यहाँ भी 0 मतलब शेषफल 0 आया, ये आया शेषफल। इसी प्रकार से मतलब ये 1 से, अगर जब हम 15 को 1 से भाग किए तो शेषफल मुझे 0 मिला, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 15 1 से पूर्णतः विभाज्य है, विभाज्य तो है, पूर्णतः विभाज्य है। और 15 है, 15 का स्वयं का मतलब समझ लो स्वयं वही संख्या, सेल्फ मतलब स्वयं, जैसे 15 का स्वयं 15 हो गया, हम अपना स्वयं कहें तो हम स्वयं हो गए, जैसे आप अपने को आपको स्वयं ही कहेंगे, तो ये 15 को मतलब स्वयं से विभाज्य है, स्वयं मतलब 15 से, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15, यहाँ शेषफल आपको 0 मिला, ये आया शेषफल। तो केवल 15 की ही बात नहीं करते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं, सारी संख्याएं 1 से और स्वयं से, यहाँ 15 लिखा गया है इसलिए 15 दिखाई दे रहा है, तो 1 और स्वयं इधर लिखते हैं, मतलब सभी संख्याएं 1 और स्वयं से विभाज्य होती है, 1 और स्वयं से विभाज्य होती है। जैसे एक संख्या और ले लें, 17 है, 17 1 से विभाज्य है, 1 से विभाज्य है और 17 से विभाज्य है। ऐसे मान लेते हम 331 लेते हैं, तो ये 1 से भी पूर्णतः विभाज्य है और 331 331 का स्वयं 331 ही होगा, स्वयं मतलब वही संख्या। तो ये चीज़ आपके समझ में आई कि जितनी भी संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या 1 से और स्वयं से पूर्णतः विभाज्य होती हैं, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 1 और स्वयं से विभाज्य नहीं होती है। तो अब यही देखना है कि कौन सी संख्या भाज्य होती है और कौन सी संख्या अभाज्य होती है। तो देखिए, इसके आधार पर अगर हम देखें तो जो संख्याएं 1 और स्वयं से ही विभाज्य हैं और किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं 1 और स्वयं को छोड़ करके, 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हों, पूर्णतः विभाज्य हों, तो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। 1 और स्वयं के मतलब वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाज्य होती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। और वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य ना हो, तो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखिए, डिफिनीशन आप सब लोग लिख सकते हैं, लिख लिए होंगे, लिख ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल बात समझने का प्रयास कीजिए। जैसे फिर हम एक उदाहरण लिए, 12 छोटी संख्या है, 12 1 से और 12 से तो विभाज्य है ही है, 1 और 12 से तो विभाज्य है ही है, क्लियर है कि 1 और, अब 1 और 12 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य होगा, 2 से भाग दोगे तो 2 छक 12, 3 चौक 12, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य, 4 तें 12, 6 से विभाज्य है, 6 दूनी 12, ठीक। लेकिन इसी के बगल की संख्या अगर हम 13 ले लेते हैं, तो 13 1 और 13 से तो विभाज्य है ही है, 1 और 13 से विभाज्य है। 1 और 13 के अलावा आपको कोई संख्या ऐसी ढूंढो जिससे 13 और विभाज्य हो, मतलब 1 और 13 के अलावा कोई ऐसी संख्या है, भाग करके देख लीजिए ना, 2 से विभाज्य है, 2 से अगर भाग देंगे तो पूर्णतः विभाज्य नहीं है, 3 से भी विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है, 6 से भी नहीं विभाज्य है, 7 से विभाज्य नहीं है, 8 से भी विभाज्य नहीं, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से तो विभाज्य ही है, 14 से किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, इसलिए 13 अभाज्य संख्याएं हो गई। तो डिफिनीशन आप ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, पूर्णतः शब्द जोड़िएगा, पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं
एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए तो अब भाज्य संख्या की परिभाषा पहले देख लीजिए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए वे संख्याएं जो एक या वन लिख दीजिए, वन और स्वयं के अतिरिक्त संख्या से भी विभाज्य होती हैं। उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाज्य होती हैं, से भी पूर्णतः शब्द जोड़ दीजिए, पूर्णतः विभाज्य होती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखना है कौन कौन सी संख्या एक और दो से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो सकती है, एक और स्वयं के अतिरिक्त। जैसे में अगर देखा जाए, जैसे वन आपकी बात करते हैं तो वन तो पहली बात नोट कर लीजिए, ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। उसके बाद दो या तो एक से विभाज्य होगी या दो से विभाज्य होगी, तो ये भी भाज्य में नहीं आएगा, तीन में भी नहीं आएगा, चार से शुरू होता है तो 4 हो गया, 4 के बाद 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ऐसे और तमाम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। अब इसमें देखिए और समझ लीजिए, जैसे ये 14 है, 14 एक और 14 के अतिरिक्त 7 से विभाज्य है, इसलिए भाज्य संख्या हो गई। 15 को देखा जाए तो 1 और 15 के अलावा ये 3 से विभाज्य है और 5 से विभाज्य है। तो अब बात हमारे ख्याल से समझ में आ गई होगी। यदि कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर कमेंट करके बताइएगा, या फिर जैसा में सुविधा होगा जिसमें आपको। तो ये हो गई भाज्य संख्या की बात। अगर हम अभाज्य संख्या की देखते हैं तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब हम अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं। तो देखिए यहाँ से परिभाषा दोबारा न लिखना पड़े इसलिए ऐसा कर दिया। मतलब वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं, पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए, मतलब डिफिनीशन आपने देखा कि जो संख्या ऐसी कोई संख्या है जो केवल एक से और स्वयं से विभाज्य है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से ना विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य ना हो, तो उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या मैंने बताया 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 2
2 आपका अभाज्य संख्या है। अब 2 पर विचार किया जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या भी 2 होती है। सम संख्याओं में केवल एक ही संख्या जो है वो अभाज्य है और वो 2 है, और कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। सारी सम संख्याएं भाज्य होती हैं केवल 2 को छोड़ करके। ऐसे आपका 3 है, फिर 5 है, 7 है, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23 ... ऐसे इत्यादि सारी संख्याएं आपको अभाज्य संख्या मिलेंगी। तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं के बारे में जानना है। तमाम इसके गुण हैं, परगुण हैं। जो गुण आपको मैंने पहले ही बताया कि आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। यहाँ आपको बेसिक समझाया जा रहा है, केवल प्रारंभिक चीज़ें कि कौन सी संख्या क्या है। तो ये अभाज्य संख्या हो गई, सम संख्या, वो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखा। भाज्य और अभाज्य संख्या की परिभाषा और प्रकार से भी दी जा सकती है। अगर हम फैक्टर के आधार पर करते हैं, गुणनखंड के आधार पर अगर देखते हैं तो भाज्य और अभाज्य संख्या की परिभाषा और होगी। जैसे हम 15 ले लेते हैं, 15 का अगर गुणनखंड करें तो 1 × 3 × 5 हो गया। और या ऐसा देख लिया जाए इस प्रकार का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड 1, 3 भी होगा और 5 भी होगा और 15 भी होगा। तो अपवर्त मान के चलते हैं, या वो चलिए गुणनखंड ही मान लीजिए। तो जिस संख्या के गुणनखंड में एक और स्वयं के अतिरिक्त और कोई अन्य गुणनखंड भी आ जाए, यहाँ पर देखो इसका फैक्टर, मतलब ये 15 का गुणनखंड 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है। इनके गुणनखंड इस रूप में किए जा सकते हैं। तो अगर किसी संख्या का हम गुणनखंड देखें और उस संख्या के फैक्टर में, प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहे हैं, केवल गुणनखंड की बात कर रहे हैं। तो गुणनखंड में अगर एक और स्वयं 15, स्वयं ऐसे सभी प्रकार की संख्या होंगी, एक और स्वयं के अलावा और कोई संख्या आ जाता है उस गुणनखंड में, तो भाज्य संख्या होगी। ऐसे मान लेते हैं 12 ले लेते हैं, तो 12 का गुणनखंड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। तो 12 के गुणनखंड में 1 और 12 के अलावा ये संख्याएं आएंगी 2, 3, 4, 6, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। और अभाज्य का इसका उल्टा, 7 का अगर गुणनखंड 1 या 7 होगा, 13 का देखें तो 1 या 13 होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड में अभाज्य नहीं जोड़ रहे हैं, खाली गुणनखंड की बात कर रहे हैं, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड में एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चाहे गुणनखंड के आधार पर समझिए, चाहे विभाज्यता के आधार पर समझिए, बात यही होगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको समझना है। पूरी बात क्लियर हो गई। आगे इसके बाद 2 संख्याओं के बारे में हम और पढ़ेंगे। ठीक, एक संख्या और होती है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? उसमें ये होता है कि ऐसी 2 संख्याओं का युग्म होता है, 2 संख्याएं साथ में ली जाएंगी। मतलब सहअभाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं या वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, मासा 1 होता है, महत्तम समापवर्तक 1 होता है, वे सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका भी देख लीजिए, सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? आपको बताया, ये 2 संख्याओं का समूह होगा, 2 संख्याएं साथ साथ ली जाएंगी और उन दोनों संख्याओं का अगर हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे बोलते हैं या मासा भी कहते हैं, अगर HCF आपका 1 आता है तो वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या होगी।
मतलब कहने का मतलब अगर गुणनखंड के आधार पर देखा जाए, ऐसी दो संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उनको सहअभाज्य संख्या हम कहते हैं। जैसे ले लिया गया 3 और 5, 3 और 5 का जब HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा। निकालना HCF जानते हैं, निकाल के देख सकते हैं। 3 और 8 देखा जाए, अब 5 और 8 देखा जाए, या 11 और 12, ये सारी संख्याएं सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य में एक खास बात ये होती है कि उन दोनों संख्याओं में कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हों, दोनों भाज्य भी हो सकती हैं, दोनों अभाज्य भी हो सकती हैं, एक अभाज्य और एक भाज्य भी हो सकता है। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, कंडीशन नहीं है कि जो दो संख्याएं हैं वो दोनों अभाज्य होनी चाहिए। सहअभाज्य भले ही नाम है, लेकिन अभाज्य इसमें हो भी सकते हैं। जैसे यहाँ 3 और 5 लिया गया तो 3 और 5 दोनों अभाज्य हैं। ऐसे हमने 3 और 8 लिया, सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 और 8 का HCF 1 होगा, मासा 1 होगा, महत्तम समापन 1 होगा। 3 अभाज्य है और 8 भाज्य है। ऐसे यहाँ लिए 5 और 8, 5 अभाज्य है और 8 भाज्य है। 11 और 12 लिया, 11 भाज्य है और 12 अभाज्य है। ऐसी भी सहअभाज्य संख्या भी हैं जिनका मतलब जो दोनों भाज्य हो सकती हैं। जैसे 8 और 9, 8 और 9 का मासा निकालोगे 1 आएगा। ये सहअभाज्य संख्या, फिलहाल दोनों भाज्य संख्या हैं, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष अगर देखते हैं तो ये सहअभाज्य संख्या हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। ठीक, ऐसे तमाम तो सहअभाज्य संख्याओं में आपका एक भाज्य, एक अभाज्य, या दोनों अभाज्य या दोनों भाज्य हो सकती है, उसमें ये कंडीशन नहीं है। लेकिन सहअभाज्य संख्या को परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग। ऐसी संख्याएं, ऐसे दो संख्याओं का समूह, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में ये सब लिख सकते हैं। अब आपको ये भी छोटे क्लास में पढ़ के आए हैं, अब आपको हम परमेय संख्या पढ़ाएंगे। परमेय संख्या पर देखना है। ठीक, परमेय संख्या देखने से पहले आप ध्यान रखिएगा कैसे आपको ऑनलाइन YouTube चैनल पर पढ़ाई करना है। चाहे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या किसी का भी देख रहे हैं, पढ़ाई तब समझ में आती है, केवल वीडियो देख लेने से आपके समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए, फिर देखना शुरू कीजिए, और जो पॉइंट, जो नोट्स करना है वो नोट करते चले जाइए और एकाग्रता बनाए रखिए। आपकी बात, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा, लेकिन पूर्णतः समझने के लिए, सारी चीज़ें जानने के लिए आप जो पढ़ेंगे, इसके लिए ये है कि आप पूर्ण एकाग्र हों, नोट्स बनाते रहें, फिर उनका रिवीजन करते रहें। मैथ में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझना चाहिए, तभी आगे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी हम केवल डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते, सवाल लगाना शुरू कर देते, तो वहाँ भाज्य संख्या की आती तो आप जान ही नहीं पाते कौन सी भाज्य संख्या है। तो इसलिए मैं पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि कौन सी क्या संख्या है। तो आप पहले जड़ से शुरू कीजिए पढ़ना। तो अब देखिए, परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होती है, ये क्लास 7th में पढ़ के आए हैं, कोई नई नहीं है टॉपिक आपके लिए। परमेय संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, परमेय संख्या मतलब किसे कहते हैं, तो ये पूर्णांक पर आधारित है। यदि कोई दो पूर्णांक है, कोई भी दो पूर्णांक है, हम उसको अभी P और Q या किसी अक्षर से डिनोट करेंगे, अगर उस दोनों पूर्णांकों को भागफल के रूप में लिख दिया जाए, यानी बटे के रूप में लिख दिया जाए, मतलब जैसे एक पूर्णांक -7 है, एक पूर्णांक 9 है,
पूर्णांक, अब इन दोनों पूर्णांकों को हम -7/9 कर दें या 9/-7 कर दें, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो आपकी परमेय संख्या कहलाती है। ठीक, मतलब तो यहाँ हम एक पूर्णांक पी और क्यू को पूर्णांक मान लेते हैं। देखिए डिफिनीशन पहले बता रहे हैं, यदि पी और क्यू कोई दो पूर्णांक हों, तो यदि P और Q कोई दो पूर्णांक है, P और Q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक में अभी बताया मैंने जो पूर्ण अंक होता है वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन अंक पूर्ण होगा, पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक होगा। तो P/Q, अगर इन दोनों पूर्णांकों को P/Q या Q/P के रूप में लिख दिया, लेकिन P को न्यूमरेटर में लिखा गया और Q को डिनोमिनेटर में, P/Q के रूप को परमेय संख्या कहते हैं। देखिए कोई भी दो पूर्णांक है यदि उसे हम P/Q के रूप में लिख दें, P/Q के रूप में, P और Q अगर पूर्णांक है उसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो ये जो P/Q का रूप का होगा वो परमेय संख्या कहलाएगा। इसके लिए कुछ प्रतिबंध है जो अभी हम बता रहे हैं। मान लेते हैं -5 एक पूर्णांक है, एक -7 पूर्णांक है, या 7 ही मान लेते हैं, तो -5/-5 एक परमेय संख्या है। 7/-5 कर दिया जाए तो ये भी परमेय संख्या है, मतलब 8/-9 भी परमेय संख्या है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में लिखी है, भिन्न दूसरी चीज़ है, लेकिन अगर बटे के रूप में मान लेते हैं, ऐसे अंश हर के रूप में मान लीजिए लिखी हुई है, और उस अंश और हर में अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है, तो वो परमेय संख्या होगी। और अंश और हर में से कोई एक पूर्णांक नहीं है, चाहे अंश ना पूर्णांक हो चाहे हर ना पूर्णांक हो, तो वो परमेय संख्या नहीं होगी। जैसे 7 लिखा है तो 7 भी एक परमेय संख्या है। 7 कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बटे के रूप में कहाँ लिखा है, 7 का मतलब 7/1 होता है। कोई पूर्णांक लिखा है -11 लिखा है तो इसका मतलब -11/1 है, ये भी पूर्णांक है। -9 लिखा है ये पूर्णांक है, -9 लिखा है इसका मतलब -9/1 लिखा हुआ है, इसलिए पूर्णांक है। तो देखो -9 तो पूर्णांक, वो परमेय संख्या है इसलिए परमेय संख्या है। -9 आपका पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। तो आपको ये देखना है, अगर कोई कोई संख्या अंश और हर के रूप में लिखी है या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में लिखा है, और तो वो क्या कहलाएगी, परमेय संख्या। कब? जब अंश भी पूर्णांक हो और हर भी पूर्णांक हो। ठीक, तो ये बात हुई, लेकिन एक शर्त है इसके लिए। यहाँ देखिए, बट मतलब परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है। Q 0 नहीं हो सकता है। Q यहाँ इसमें हम किस रूप में लिखे हैं, हर के रूप में लिखे हैं, लेकिन उस परमेय संख्या का हर, अगर परमेय संख्या उस अंश और हर के रूप में जो संख्या लिखी है उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। ठीक, अगर जैसे ये 7/0 लिख दिया गया तो ये परमेय संख्या नहीं है। -9/0 लिख दिया गया तो परमेय संख्या नहीं है। -11/0 लिख दिया गया तो ये परमेय संख्या नहीं। माइनस कुछ बटे लिखा है 0, या 101 इतना लिखा है माइनस वो फिर बटे 0 लिखा है, तो ये भी परमेय संख्या नहीं है। लेकिन 0/-11 परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। 0/9 ये परमेय संख्या है। 0/10 ये परमेय संख्या है, लेकिन ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं, ये परमेय संख्या नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि
यदि हर में 0 होगा तो परमेय संख्या नहीं होगा, मतलब किसी भी परमेय संख्या का हर शून्य नहीं हो सकता है। बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अब जैसे में देखें, जैसे 1 3 4/5 -9/6 -11/9 -0/5 9/10 या -3/-9, ये आपके सारी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। तो परमेय संख्या भी समझ में आ गया। अगर कोई संख्या P/Q के रूप में लिखा हुआ तो परमेय संख्या कहलाएगी, बट Q ≠ 0 मतलब उसका हर 0 नहीं हो सकता है। अब अगली संख्या है अपरमेय संख्या। आप परमेय संख्याओं पर कल आप लोग क्वेश्चन भी करेंगे तो और बात समझ में आएगी। अपरमेय संख्या, इसी में आ जोड़ दिया गया है, ये हो गया अपरमेय संख्या। अब अपरमेय संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। आज यहाँ पर केवल डिफिनीशन जानेंगे कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। अब अगले क्लास में परमेय संख्या पर कुछ एक्सरसाइज, क्योंकि परमेय संख्या से स्टार्ट होती है, कराने के बाद फिर एक एक्सरसाइज मिलेगा अपरमेय संख्या का, तो वहाँ मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आज अभी आपको डिफिनीशन समझना है, क्योंकि संख्याओं को हम संक्षिप्त रूप में लेके चल रहे हैं, अभी शार्ट में पढ़ा रहे हैं। डिटेल में एक एक पॉइंट जब एक्सरसाइज चलेगा तब कल से जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याएं, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वो कौन सी संख्या है ये आपको सोचना है, तब तक सोचना है जब तक हम अगले क्लास में आपको पूरी बात समझा नहीं देते हैं। ठीक, जैसे में आ जाते हैं जैसे √2, √3, √5, √7 और 1.01, 001, 0012, 0000123 ... ऐसे ये सारी संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। तो कुछ संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उन संख्याओं को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो अपरमेय संख्या और परमेय संख्या, परमेय संख्या तो बात समझ में आई। आप परमेय संख्या की बात आपके समझ में नहीं, केवल परिभाषा लिखे हैं, केवल डिफिनीशन शायद समझ में आ गया होगा। तो इसको हम अगले दो एक्सरसाइज परमेय संख्या पर कराने के बाद में आपको डिटेल में समझाएंगे, और वहाँ आपको मैं पूर्ण गहराई के साथ में बताऊंगा कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और वो चीज़
आप जब जान पाएंगे जब परमेय संख्या के पूरी प्रॉपर्टी का अध्ययन कर लेंगे, परमेय संख्याओं के बारे में डिटेल से जान जाएंगे। अभी परमेय संख्या का परिभाषा आपने समझा है, परमेय संख्याओं के और रूप होते हैं और प्रकार होते हैं, वो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज कराना। तो वहाँ से जब क्लियर हो जाएगा तो आप लोग ये अपने आप परमेय संख्या का नंबर आएगा तब डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे, उस पर एक्सरसाइज करेंगे, सारी बातें क्लियर होगी। लेकिन आपको पढ़ाई कैसे करनी है मैंने अभी आप क्लास चलते समय बीच में बताया था कि पढ़ते समय नोट्स भी कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन भी करना है, फिर आपको मूल्यांकन भी करना है, क्या हम समझ पे आए, मेरे समझ में आया या नहीं समझ में आया, चिंतन करना है उसके बारे में। ये कैसे होता है, परिभाषा रट लेने से काम नहीं चलेगा, उसको आप सोचिए और जितने सोचेंगे उतने अधिक आपके समझ में आएगा। तो फिर आपको हम परमेय संख्याओं का एक्सरसाइज के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।